हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे रेडियो न्यूक्लियस की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके साथ हम बात करेंगे कोल्ड किट के बारे में। ठीक है, तो हम आज का कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंटेंट है हमारा। देखिए, कोल्ड किट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। रेडियो फार्मासी की मतलब क्या यूज़ है न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है, देखिए जो कंटेंट मैं बनाती हूँ वो अपने सिलेबस के हिसाब से BRIT का जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनाती हूँ। तो आप इस चैनल पे अगर आप BRIT के स्टूडेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए कोल्ड किट्स है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन में आज यूज़ हो रहे हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल वेरियस प्रोसीजर में कौन कौन से यूज़ होते हैं, और उसके बाद सेफली हैंडलिंग की बात करेंगे और प्रोसीजर की बात करेंगे, कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, देखिए कोल्ड किट्स क्या होती हैं। ऐसा सेट आपका ऐसा प्री पैक्ड सेट जो आपकी क्या होता है, रेडियो फार्मेसी में स्टेराइल इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट आप रेडियो आइसोटोप यूज़ करके वो ड्रग्स आप ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं कोल्ड किट। ठीक है, मतलब आपकी वो किट जहाँ पे आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है ना रेडियो न्यूक्लियाइड्स का, वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप डायग्नोसिस में भी देखो पेट स्कैन के लिए टेक्नीशियम 99 है या कुछ भी है, तो क्या होता है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का बनना या रेडियो न्यूक्लियाइड्स का बनना ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो अगर हमें कोई चीज़ पहले से ही किट के फॉर्म में अवेलेबल है तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इन सब चीज़ों का, तो इसीलिए हम कोल्ड किट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हाई यील्ड है इनकी। ठीक है, दूसरी बात, हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, और इनका हमें क्वालिटी मेंटेन करके रखना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को मतलब जब ट्रीटमेंट है तो ऑन द स्पॉट चाहिए। ठीक है, और इन्हें हमें प्रेस्क्राइब जो एक क्या होता है, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियस हर ऑर्गन के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ ये। तो उसमें क्या होता है कि आप इसको प्रेस्क्राइब रेडियो आइसोटोप्स के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जब ये इनमें क्या होता है कि दीज आर द प्री स्टरलाइज एंड प्री डिस्पेंस फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है, तो ये पहले से ही स्टरलाइज और पहले से ही डिस्पेंस्ड हैं। ठीक है, और दिट डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी रेडियो न्यूक्लाइड बट रेडी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ सुइटेबल रेडियो न्यूक्लाइड्स। ठीक है, उनमें क्या होता है कि कुछ भी रेडियो न्यूक्लाइड उसमें नहीं होता है। ठीक है, कोल्ड किट्स में नहीं होता है, लेकिन उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो सुइटेबल रेडियो न्यूक्लाइड है उसके साथ वो बहुत जल्दी अच्छे से कॉम्प्लेक्स तैयार कर ले और एक क्या बोलते हैं आपको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। ठीक, फिर उसके बाद इसका क्या है, आप देखिए इसको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें रेडिएशन हज़ार्ड्स का ख़तरा नहीं होता है। ठीक है, बैक्टीरिया फ्री होता है ये, और क्या होता है कि ये इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट हमको इससे मिल पाता है। ठीक है, अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स पर्टिकुलर पार्ट का करना चाहते हैं या तो प्रेस्क्राइब रेडियो आइसोटोप से आप कंबाइन करके इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी बात कर लेते हैं, कैसे कैसे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मल्टी डोज के हिसाब से आपका वेरी करते हैं डोज हर एक प्रोसीजर में, तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकल, आपका बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये प्री पैक अगर अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में। ठीक है, और ये हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा तो क्या होगा, उससे हमारी प्रोसीजर करने में कोई भी दिक्कत मेजर आपको नहीं आएगी। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बफर्स होते हैं। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स ये सब चीज़ों से मिलके बनता है आपका कोल्ड किट। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, वो ऐसे इंग्रेडिएंट जो कुछ भी मेटालिक आयंस के साथ बना लेते हैं अपना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब ये मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं। तो जितना आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके बेसिस पे आप मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स डबल एंड पॉली मीन्स मैनी। सो ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनर। ठीक है, डोनर जितना होगा उतना आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उस हिसाब से आपका ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद है आपका रिडक्टेंट्स लोअर्स द ऑक्सीडेशन स्टेज। जो रिडक्टेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप ऑक्सीडेशन स्टेज को कम कर देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉस्फेन्स, ठीक है। देखिए अब आप जैसे कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है आपके एजिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं और ये सब चीज़ें डालते जाती हैं ताकि इनका क्वालिटी और लाइफ मेंटेन हो सके, ठीक है। तो अब इसमें पायरिडॉक्सल क्या होता है कि इसको हम और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए स्टेनस सॉल्ट है, इसमें स्टेनस ऑक्साइड है, स्टेनस फॉस्फेट है, स्टेनस क्लोराइड है, स्टेनस सिप्रेट है और एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। फिर स्टेनस सॉल्ट हमारा प्रेफर चॉइस क्यों होता है, क्योंकि आपका इसमें जो वाटर सॉल्युबिलिटी है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है तो ये लो पीएच पे फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इसको हम एज अ रिडक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेनस सॉल्ट्स को, ठीक है। तो ये इसलिए प्रेफर चॉइस होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं आपके, जैसे मैंने बताया था आपको, तो अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या हमने किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड किया है, ठीक है, या फिर मॉइस्चर में प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो कोल्ड किट के इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब इनको अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो क्यों, मतलब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अब इसके लिए हम किस किस को चीज़ को यूज़ करते हैं, जिसके हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, अमाइनो एसिड्स हैं, इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है, इसके बाद जो आरपीएस क्या होता है, आप आरपीएस होता है रिडक्शन पर सेकंड, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ठीक। फिर इट इज़ यूज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी इन द किड्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपका एंटीऑक्सीडेंट आप बॉडी में लेते हैं, आप अपनी एजिंग को कम करने के लिए या अपने क्या बोलते हैं बॉडी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेते हैं। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका बफर। तो बफर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बायो डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर है, ठीक है, रिडक्शन पर सेकंड के हिसाब से उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, अपने हिसाब से। और ये क्या करता है कि आपकी ये भी आपकी स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। और बफ़र ज़्यादातर मेनली किसी भी, अगर आप प्रोसीजर में देखो, बफ़र जो होते हैं आपके मेनली किसका काम करते हैं, आपका पीएच लेवल मेंटेन का काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मिसलेनियस में इसके अलावा और आपके कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। देखिए आपका कैटलिस्ट है, स्टेबलाइजिंग कैटलिस्ट आपको पता है रेट चेंज करने के लिए होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी अगर 9 to 12। तो कैटलिस्ट आपका कैटलिस्ट यूज़ होता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एडिटिव्स यूज़ हो रहे हैं, लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव है, फिल्टर, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट आर यूज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ लाइगेंड्स एक्सचेंज यूजफुल व्हेन यूजिंग द अनस्टेबल और इनसोल्यूबल लाइगेंड्स, ठीक है। तो देखिए अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे, तो अगर कोई चीज़ किसी रेट से बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर हम उसकी स्पीड दुगनी कर देते हैं या घटा देते हैं, तो ये कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि आपका जो रेट है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं ना, तो उससे रिज़ल्ट क्या होता है, सपोज आपने डबल कर दी तो आपको जो इस रेट पे मिल रहा था पहले प्रोडक्ट, तो अगर आप उसके रेट को डबल कर देते हैं तो आपको दुगना प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट का वर्क। फिर एक्सेलरेटर की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेटर क्यों यूज़ किए जाते हैं, एक्सेलरेटर भी आपकी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे एडिटिव और प्रिजर्वेटिव, ठीक है, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव आपके कैसे यूज़ होते हैं, देखिए वो भी हम देखेंगे। इसमें आपका नॉर्मल लाइफ में आप जैसे केमिस्ट्री में वर्ड सुनते हैं वही है, क्योंकि कोल्ड किट होती है वो आपकी केमिकल कंपोजिशन, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो अब आपका है इम्प्रूव द स्पीड एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। स्टेबलाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आपका क्या करते हैं, फॉर्म कोलाइडल फॉर्म करते हैं, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल के बाद। तो जिससे क्या होता है कि इनका एग्रीगेशन पार्टिकल का नहीं हो पाता है, जिसकी एग्जांपल में आपका सेल्यूलोज दे रखा है, जिलेटिन दे रखा है। स्टेबलाइज़र आपका क्या होता है कि आपका मेंटेन करता है इंटीग्रिटी, ठीक है। अब देखो, अब ओरिजिनल स्टेट है या फिर आपका जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल के हिसाब से है, उसके हिसाब से आपका स्टेबलाइज किस फॉर्म में आप उसको करना चाहते हैं, वो स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम होता है, ठीक।
फिर उसके बाद एडिटिव और प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एंटीऑक्सीडेंट थोड़ा देखिए इसमें आपका आप जैसे खाने की चीज़ों में एडिटिव एंड प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो ऐसे ही इसमें डालते हैं, तो इससे इंक्रीज हो जाती है इसकी लाइफ। ठीक है, तो अब और इसके बाद इसमें ये देखिए इसकी जब एंटीऑक्सीडेंट डल गया, स्टेबलाइजिंग एजेंट डल गया, बैक्टीरिया, तो ये सब बैक्टीरिया फ्री एफिशिएंसी इसकी भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, ठीक है, वो चीज़ जब सड़ेगी नहीं या कुछ भी बेकार नहीं होगी, तो वो बैक्टीरिया एफिशिएंसी उसमें आप समझ सकते हैं कैसे आई है। ठीक है, तो अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि इसके हैंडलिंग में प्रोसीजर क्या है। ठीक है, हैंडलिंग का प्रोसीजर क्या है। अगर ये वीडियो देखते हैं कितना लंबा हो गया है, ये 10 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो अब हम कोल्ड किट्स का यहाँ टॉपिक ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने बात कर ली कोल्ड किट की। अब हम इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे अब अगली वीडियो में। ठीक है, हम इसमें देखेंगे प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग स्पिन्स और बाकी का कंटेंट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप अगर मुझसे पॉसिबल हुआ, मैं अगर कमेंट देख लूँगी तो मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट टू दिस चैनल। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।